नमस्ते। आज मैं आपको एनसीईआरटी भाग 1 कराने वाली हूँ। ये कक्षा 12 में जो भाग हमारे 1, 2, 3 चलते हैं, उन्हें थीम सीरीज़ कहा जाता है। वो तीनों किताबें हम करने वाले हैं। साथ में घटना चक्र, लुसेंट और जितने पीवाईक्यूज़ आए हुए हैं आरओ में, यूपीएससी में, यूपीपीएससी में, सीडीएस और सीएपीएफ सभी इंक्लूडेड है और एनसीईआरटी की एक-एक लाइन को हाइलाइट कर दिया है, जहाँ से पीवाईक्यू आए हैं और जहाँ से आने की संभावना है उसको भी। और ये मैं अपने कुछ हैंड रिटन कंटेंट भी ऐड की हूँ, साथ ही घटना चक्र की क्लिप भी ऐड कर दी है। घटना चक्र की क्लिप भी ऐड कर दी है। तो हम अब स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। तो भाग 1 में आप जैसे पढ़ रहे हैं, यहाँ पे लिखा है ईंटें, मनके तथा अस्थियाँ हड़प्पा सभ्यता। क्या? हड़प्पा सभ्यता की बात कर रहे हैं। तो ये पूरा चैप्टर ही पहला जो विषय है वो हड़प्पा सभ्यता से है। तो यहाँ पे ब्रिक्स, बीड्स और बोन्स और यहाँ से जो क्वेश्चन्स आए हुए हैं 2017 में आया हुआ है और वेदर हॉर्स वाज़ प्रेज़ेंट इन द आईवीसी और नॉट, मतलब घोड़ा प्रेज़ेंट था क्या सिंधु सभ्यता में? ऐसा सवाल था। क्या पीपल ने चोरी की थी ईंटों की हड़प्पा में? कैसे की थी? गणेश्वर आर्टिफैक्ट 2021 में पूछा। और फिर क्लास 6 के हिस्ट्री जो है उसका चैप्टर 3 एंड 4 वो भी हड़प्पा सिविलाइजेशन से है। उस चैप्टर को भी इंक्लूड कर दिया है। यहाँ पे एक सवाल आया था कि स्टेटाइट जो है वो हड़प्पन सील का है ना, बना हुआ था। तो ये हाइलाइटेड लाइन यहाँ है। सेलखड़ी सेलखड़ी नामक पत्थर से बनाई गई इन मोहरों पर सामान्य रूप से जानवरों के चित्र तथा एक ऐसी लिपि के चिन्ह उत्कीर्णित हैं जिन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। तो सेलखड़ी नामक पत्थर एक हड़प्पाई मोहर। ठीक है, ये आंसर हम टिक करना था, आया हुआ था क्वेश्चन में। और ये यहाँ पे देखिए क्या की हूँ कि लिखी हूँ कि जैसे हमारे मृदभांड काल ये बात की जाए तो हड़प्पा सभ्यता जो है वो मृदभांड काल विशिष्ट इसकी एक विशेषता थी। वो मृदभांड से देखी गई। ठीक है, मृदभांड बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे एक स्टेटमेंट मिलेगी एनसीईआरटी में। और मृदभांड काल के अंत में धातु जो तांबा का प्रयोग था, ताम्र प्रासादिक सभ्यता आई थी, उसके बाद हमारी प्री हड़प्पा आई थी। तो ये हड़प्पा हड़प्पा के बाद जो हमारा विकसित हड़प्पा था, मतलब मेच्योर हड़प्पा था, वहाँ पे ब्रोंज का यूज़ किया जाता था। ब्रोंज में कौन कौन से धातु मिले होते हैं? तो कॉपर और टिन मिला होता है। तो याद रखने के लिए ब्रोंज कपटी याद रखेंगे, कपटी याद रखेंगे। ब्रोंज में कॉपर और टिन मिलता है, ठीक है, उसे कांस जो कहते हैं, कांसा वो है। और उत्तर हड़प्पा तक आते आते कांसा के साथ फिर लोहे का इस्तेमाल किया जाने लगा था। एट द एकदम एंड क्योंकि रिमेन्स मिले हुए हैं वो भी हाईलाइटेड है यहाँ पे। तो नाउ जब यहाँ स्टार्ट करेंगे हम, तो पहला तो हमने सेलखड़ी नामक पत्थर, एक हड़प्पाई मुहर पढ़ ली और फिर सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति कहते थे। और यहाँ पे कई जो वस्तुएं मिली हैं, बहुत ज़्यादा जगह मिलती हैं, अफ़गानिस्तान, जम्मू, बलूचिस्तान पूरा कवर करता है। तो ये एरिया जो कवर है, इससे क्वेश्चन बनता है, जो-जो सभ्यताएँ जो-जो सभ्यता के स्थल मिले हैं, स्थल के नदी पूछी जाती है और किसने इसकी खोज की थी। तो उसको अभी याद कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे काम करेंगे। देखिए, हड़प्पा रावी नदी के किनारे, ठीक है? और हड़प्पा रावी के किनारे है। तो इसको याद रखने के लिए जब कोई हमारा कोई चीज़ हड़प लेगा तो हम रोएँगे ही। तो हड़प हड़प्पा रावी हो गया, ठीक है? और जो हड़पते कौन ज़्यादातर है? नेता लोग हड़पते हैं और वो दया बिल्कुल नहीं करते हैं। दया आप करने की बात करते हैं, तो दया करवानी है हम लोगों को उनसे। तो हड़प्पा हो गया हमारा साइट, रावी नदी हो गई और हमारे दयाराम साहनी हो गए इसके खोज वाले। और ये 1921 में हुआ था। मोहनजोदड़ो की बात करेंगे। मोहनजोदड़ो में हमारा सिंधु नदी के किनारे है और राखालदास बनर्जी। तो इसको याद रखने के लिए बस
मोहन बैनर्जी दिमाग में सेट कर लीजिए। और चनहूदड़ो का तो बहुत कॉमेडी है। इसको चनहूदड़ो एक हीरोइन रही हैं। मज़ुमदार की हीरोइन जो है चनहूदड़ी रही हैं। और चनहूदड़ी जो है क्या-क्या यूज़ करती थी, हीरोइन बोल दिया तो मेकअप करती रही होंगी। मेकअप में वहाँ पे लिपस्टिक, पाउडर भी मिला था, पाउडर और बीड्स की मोती वाला जो था, चुनहुदड़ी में फैक्ट्री थी तो बीड भी थी, ऑर्नामेंटल भी था। और ब्रिक विद द डॉग इम इम्प्रिंट मिलता है, ठीक है? और यहाँ पे ये क्या करती थी, इंक पॉट में लिपस्टिक रखा करती थी, तो इंक पॉट का मिला हुआ है और लिपस्टिक मिला हुआ है। कोटा मेड ऑफ द कार्ड, इनके पास रथ भी रहा होगा, हीरोइन तो रहेंगे ही। और चूहा बिल्ली भी मिले हुए हैं, चूहा बिल्ली भी मिले हुए हैं। तो हीरोइन ने तो रखेगी ही साथ में। तो ये था चनहुदड़ी से रिलेटेड। और इसके खोज की बात हो, मतलब उत्खनन खोज दोनों अलग अलग है। खोज मजूमदार ने की थी और उत्खनन अर्नेस्ट ने की थी। तो ये चीज़ जो है याद रखनी है। एक्चुअली मैं पूरा कवर कर रही हूँ, तो याद कराना ज़्यादा मेरा पर्पज़ रहा है, क्योंकि पढ़ाई सबने करी होगी, कहीं ना कहीं से पढ़ तो लिया होगा, कई बार पढ़ा होगा। तो याद कराने का है यहाँ पे मेरा पर्पस, कि याद होके जाए यहाँ से, इस लेक्चर से आपको सारी चीज़ें याद होकर जाए। तो चनहूदड़ो का हो गया। चनहूदड़ो जो है सिंधु नदी के किनारे था, ये भी याद रखेंगे। और कोटदीजी की बात करते हैं। कोटदीजी भी सिंधु नदी के किनारे था। और इसको जो है, हम एक क्वेश्चन यहाँ से ये आया था, कोटदीजी के बगल में कौन सा साइट है, तो मोहनजोदड़ो था। तो उसको भी हाईलाइट की हूँ एनसीईआरटी में। और कालीबंगन जो है हमारी घग्गर राजस्थान, ठीक है? तो कालीबंगन याद रहेगा, लाल थापर ने किया था। रंगपुर रंगपुर जो है रंगनाथ राव करके याद रखेंगे। रोपर रोपर के लिए सतलज, ठीक है, यज्ञदत्त शर्मा जी ने किया था। तो इसको याद रखने के लिए रो पढ़ो, लाज लगनी चाहिए जब जॉब नहीं लगती है। शर्माते ना लाज, लज्जा क्या होता है, लाज, ठीक है। शर्माना 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 से हम यज्ञ शर्मा को याद रखेंगे। रो पढ़ो, रोपड़ रोपड़ सतलज हो गया, सतलज हो गया। लाज लगना और शर्माने का मतलब भी लाज लगना ही होता है। तो जॉब नहीं लगता, लोग शर्माते हैं। तो जॉब पंजाब के लिए है, तो रो पढ़ो लाज लगा जब जॉब नहीं लगा। तो रोपड़ सतलज पंजाब यज्ञ शर्मा हो गया। अब लोथल की बात की जाए, लोथल भोगवा नदी के किनारे है। तो लो थाली भोग लगाओ राव साहब, ऐसा करके लो थाली भोग लगाओ राय साहब। तो लोथल भोगवा, फिर से क्या, लोथल भोगवा, फिर गुजरात में फिर हो गए रंगनाथ राव जी ने किया था। तो ये, और आलिमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे है, हिंडन नदी के किनारे है, ठीक है। इसका भी यगदत्त शर्मा ने किया था। आ आलिमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे, पूर्वी स्थल यगदत्त शर्मा ने किया था। अब सुत का गेंदोर, ये अ, सुत का गेंदोर, बनमाली और धोलावीरा, धोलावीरा को देख लेते हैं। जरूरी नहीं हम सबका याद करें, और लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो बता दे रही हूँ, जो ट्रिक के यूज़ होते ही हमको याद रहे। धोलावीरा, धोलावीरा के लिए, धोलावीरा की एक विशिष्ट बात है कि उसमें 3 भाग में बाँटा गया है। तो विशिष्ट में विशिष्ट ही होंगे, विष्ट जी हैं। और सोतखा जो है, सोतखा साजीखोर करके है, उनकी कहानी आती है। तो नाउ चनहूदरी की स्टोरी हो गई थी, हमारी हीरोइन बनी थी। और सेलखड़ी नामक पत्थर, अफ़गानिस्तान, जम्मू बलूचिस्तान वाले एरिया को हमने बताया कि संस्कृति यहाँ पे हड़प्पा मिली है। सिंधु घाटी सभ्यता पूरा विस्तार जो है उसका, विस्तार जो है हमारा सबसे दक्षिण छोर, पश्चिम छोर, पूर्वी छोर और
उत्तरी छोर ये भी पूछा जाता है सिंधु सभ्यता का, तो याद करना है इसको भी हमें। तो पता है मांडा जो है जम्मू कश्मीर में है, ये याद रहेगा, सबको याद रहता है। मांडा लेकिन चिनाब नदी के किनारे है, ये क्वेश्चन बन सकता है। क्या मांडा चिनाब के किनारे है? मांडा चिनाब के किनारे है। और सुक्ता गेंदोर दाश नदी किनारे है। दाश नदी बलूचिस्तान वाला एरिया, इधर साइड पूरा, ठीक है। सुक्ता गेंदोर दाश नदी। एंड फिर हम पूर्वी ओर आ जाते हैं, तो आलमगीरपुर मेरठ यूपी में है, हिंडन नदी के किनारे है। क्या? आलमगीरपुर मेरठ यूपी हिंडन नदी के किनारे है। दायमाबाद महाराष्ट्र गोदावरी की ट्रिब्यूटरी रही परवरा नदी के किनारे है। दायमाबाद महाराष्ट्र गोदावरी परवरा नदी के किनारे रही है। और आलमगीरपुर हुआ था, यहाँ में आलमगीरपुर है। आलमगीरपुर का उत्तर प्रदेश में हिंडन नदी के किनारे है। और यहाँ पे लिख दिया है विभिन्न विद्वानों ने सैंधव सभ्यता की काल विधि, जो काल अवधि रही है उसकी काल अवधि क्रोनोलॉजी जो रही है उसका निर्धारण निम्नवत किया है। जैसे जॉन मार्शल जो है 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व तक के थे। अर्नेस्ट मेके और माधोस रूप वस, फिर गेड आते हैं, फोर्टिमर मार्टिमर व्हीलर आते हैं, और फेयर सर्विस आते हैं, इनका नाम आ रहा है। फिर ये हमें बस एक व्यू लेना था, ओवरव्यू लेकर के हम आगे बढ़ सकते हैं। और यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि अफ़गानिस्तान में शोरतगुई, मुंडीगांव, पाकिस्तान में पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, भारत में पंजाब, गुजरात, राजस्थान, ये सारी जगह हमारे पाए गए हैं साक्ष्य, ठीक है। और शुष्का गेंदोर बलूचिस्तान में है। जो पूर्वी पूर्वास्थल आलमगीरपुर है, वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है, ये पीवाईक्यू में है। उत्तरी पूर्वास्थल मांडा जम्मू कश्मीर में है। यहाँ पे देखिए नदियों के नाम नहीं दिया है मैंने, नदियों के नाम ये जस्ट बगल में ले ऐड कर दिया है। अब ये देख ले रहे हैं मैप हम। मैप में देखिए मांडा जम्मू कश्मीर, चिनाब नदी हमने याद किया अभी, हड़प्पा राखीगढ़ी हो गया, कालीबंगन हो गया, फिर कोरदीजी, कोरदीजी के जस्ट हमारे लेफ्ट में मोहनजोदड़ो है, याद रखना है, ये आया हुआ है। नागेश्वर, रंगपुर, लोथल और सुटका गेंदोर, ये सभी धोलावीरा है, सभी इम्पोर्टेंट है। ये मैंने मृदभांड की बात जो की थी, ये संस्कृतियाँ अपनी विशिष्ट मृदभांड शैली से संबंधित आरंभिक हड़प्पा तथा हड़प्पा सभ्यता के बीच क्रमभंग था। तो इसको लाइन एज इट इज लिख दिया था, एक स्टेटमेंट बना करके, एक कथन था, उसको पूरा ऐसे ही मतलब उठा के लिख देते हैं। आर्थिक हड़प्पा तथा हड़प्पा सभ्यता के बीच में क्रमभंग था, याद रखना है, क्रमभंग था दोनों के बीच में। विकसित हड़प्पा चोलिस्तान में क्या चीज़ मिला है? यहाँ से हमें आरंभिक तथा विकसित हड़प्पा संस्कृतियाँ से आंकड़े जो बस्तियाँ की मिले हैं वो बताए गए। तो विकसित हड़प्पा से सबसे ज़्यादा है 136 चोलिस्तान, ठीक है, चोलिस्तान वाला। और निर्वाह के तरीके कैसे कैसे रहते थे, पेड़ पौधों से प्राप्त उत्पाद, जानवरों जिनमें मछली भी शामिल है, उनकी लिस्टिंग कर ली है आगे हमने। और ये सिंधु सभ्यता के संस्थापकों के संबंध में विभिन्न विद्वानों के विचार। डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप जो हैं सिंधु सभ्यता के निर्माता आर्य को मानते हैं। गार्डन चाइल्ड एंड मार्टिमर व्हीलर सुमेरियन को मानते हैं। राखालदास बनर्जी जो है हमारे द्रविड़ को मानते हैं। दयाराम साहनी के नेतृत्व में पंजाब पाकिस्तान के वर्तमान साहिवाल जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित हड़प्पा, ये बाएं तट, ये इम्पोर्टेंट है, बाएं तट में है। लेफ्ट मतलब बाएं हो गया। हमारा हड़प्पा का सर्वेक्षण आरंभ हुआ था वर्ष 1926-27, 1933-34 में माधव स्वरूप वस ने तथा
1946 में मार्टिमर व्हीलर ने व्यापक स्तर पर उत्खनन कराया। ओके, डन। यहाँ पे हमने दयाराम साहनी के द्वारा जो पाकिस्तान पंजाब में बाएं हड़प्पा रावी नदी के बाएं में हड़प्पा का सर्वेक्षण कराया था। ओके, फिर हम हड़प्पा स्थलों से मिले अनाज के दानों की बात करेंगे। इसकी एक कॉम्प्रहेंसिव लिस्ट ऐड की है आगे। यहाँ गेहूं, जौ, दाल, सफ़ेद चना, तिल शामिल है। ठीक है, हड़प्पा स्थलों में। और बाजरे के दाने गुजरात के स्थलों से प्राप्त हुए हैं। चावल के दाने अपेक्षाकृत कम पाए गए हैं। जानवरों की हड्डियों में मवेशियों, भेड़, बकरी, भैंस, सूअर की हड्डियां शामिल हैं। और यहाँ पे ये भी बताया गया है, संकेत मिलता है कि सभी जानवर पालतू थे। जंगली प्रजातियों के भी हड्डियां मिली हैं। उन जानवरों के नाम क्या क्या है? हिरण और घड़ियाल। हिरण और घड़ियाल की हड्डियां भी मिली हैं। हम यह नहीं जान पाए कि हड़प्पा निवासी स्वयं इन जानवरों का शिकार करते थे अथवा अन्य आखेटक समुदायों से इनका मांस प्राप्त करते थे। ये बिल्कुल अभी नहीं पता लगाया गया है कि क्या चीज़ हुआ था। मछली तथा पक्षियों की हड्डियां भी मिली हैं। मछली पक्षियों की भी हड्डियां मिली हैं। और दानों से हमें कृषि के संकेत मिलते हैं। हालांकि हमें वास्तविक कृषि विधि नहीं पता चल पाई है कि क्या वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे, क्या तरीका वो अपनाते थे कृषि करने का, लेकिन कृषि के संकेत जरूर मिले हैं। और मोहरों पर किए गए रेखांकन तथा मृण मूर्तियां यह इंगित करती हैं कि वृषभ के विषय में जानकारी थी। और साथ ही चोलिस्तान के कई स्थलों बनावली हरियाणा से मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप मिले हैं। चोलिस्तान के कई स्थलों से बनावली हरियाणा से मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप मिले हैं। इसके अतिरिक्त पुरातत्ववादियों विदों को कालीबंगन राजस्थान नामक स्थान पर जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। तो जुता हुआ खेत कालीबंगन से मिला है, राजस्थान से। और जो आरंभिक हड़प्पा स्तरों से संबंध है, इस खेत में हल रेखाओं के दो समूह एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए विद्यमान थे, जो दर्शाते हैं कि एक साथ दो अलग अलग फसलें उगाई जाती थीं। ये संकेतिक है, मतलब कहा जा रहा है कि अलग अलग फसलें उगाई जाती थीं। और पक्की मिट्टी से बने वृषभ का ये देखिए चित्र दिया है यहाँ पे। और कैनाल के बारे में जानकारी हमें शोरतुगई नामक हड़प्पा स्थल से मिली है। ठीक है, इससे याद रखना है क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। और जैसे कि पंजाब सिंध में ये नहीं मिलता है कैनाल वाली बात, तो अफगानिस्तान में शोरतुगई नामक हड़प्पा स्थल से नहरों के कुछ अवशेष मिले हैं, परंतु पंजाब सिंध में नहीं मिले हैं। कैनाल के बारे में, कैनाल मतलब नहर, नहर के अवशेष हमें कहाँ मिले हैं? शोरतुगई से। नहर के अवशेष हमें कहाँ से मिले हैं? शोरतुगई से। आप भी बोलिए कि शोरतुगई से किसका हमें मिला है अवशेष? नहर का मिला है। प्राचीन नहरें बहुत पहले ही गाद से भर गई थीं। और अतरे धोलावीरा गुजरात में मिले जलाशयों का प्रयोग संभवतः कृषि के लिए जल संचय हेतु किया जाता था। वाटर मैनेजमेंट धोलावीरा हम बताइए। श्रमिकों द्वारा सालन पत्थर का नाम दिया गया। ये जो लाइन है, पूरी पुरातत्वों की पहचान कैसे की जाती थी, तो ये पैराग्राफ जो है अर्नेस्ट मेके का है। फर्दर एक्सकेवेशन एट मोहनजोदड़ो 1937 से उद्धृत है। ठीक है, उसमें श्रमिक क्या कहते थे, पूरी स्टोरी कहानी लिखी है कि क्या क्या उन्हें मिला, क्या चीज़ था, श्रमिक वहाँ पे उसको क्या बोलने लगे, तो ये जानकारी थी। और ये देखिए यहाँ पे हमको
अवतल चक्की भी मिली है, जो कि खलबट्टा वाला जैसा रहता था, जिससे मसाले वगैरह पीसने के साक्ष्य कहते हैं हो सकते हैं। हमने नदी और हर स्थल ऑलरेडी करा है, एक बार फिर से कर ले रहे हैं। हड़प्पा रावी नदी के किनारे है, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है, कालीबंगा घग्गर के किनारे है, लोथल भोगवा तो याद किए थे कि लोथाली भोग लगाओ राव साहेब, तो लोथल भोगवा राव हो गए, ठीक है। रोपड़ सतलज नदी के किनारे है, तो रो पढ़ो लाज करो जब जॉब ना लगे आपकी, तो लाज और शर्माना भी, लाज शर्माना है, सब शर्मा शर्मा छिपते हैं जब जॉब नहीं लगती। रोपड़ सतलज। और फिर मांडा चिनाब नदी के किनारे, दैमाबाद परवरा नदी के किनारे, परवरा नदी जो है ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी है। आल आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे, शुक्ता गेंदोल दास तो दाशक भगवानपुरा सरस्वती नदी के किनारे है। हुलास उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में स्थित है। मोहनजोदड़ो एक नियोजित शहरी केंद्र है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे अनूठा पहलू शहरी केंद्रों का विकास था, ठीक है। हालांकि मोहनजोदड़ो सबसे प्रसिद्ध पूरा स्थल है, सबसे पहले खोजा गया स्थल हड़प्पा था और बस्ती दो भागों में विभाजित है। मोहनजोदड़ो की जो बस्ती है वो दो भागों में विभाजित है। एक छोटा और एक छोटा है लेकिन ऊंचा है, और एक बड़ा है लेकिन नीचा है। बड़ा नीचा है, छोटा ऊंचाई पे है। एरिया सिटाडल जो बनाए गए थे, लोअर टाउन सिटाडल नाम से जाना जाता था। आगे मोहनजोदड़ो की स्टोरी हम एक बार और याद करेंगे। मोहनजोदड़ो की कहानी ऐसी रही है कि मोहनजोदड़ो जो है हमारे मोहन जी राजा रहे हैं, बनर्जी उनके मुंशी जी रहे हैं। मोहन एक राजा जो है, बहुत राजा के पास ग्रेट बात भी रहेगा, ग्रेट ग्रेनरी भी रहेगी, साथ ही उनके पास नाव भी रहेगा घूमने के लिए। ये जो जो वहाँ पे मोहनजोदड़ो में हमारा एक्सकेवेट किया गया था, अवशेष मिले हैं या वो सामान मिला है, तो उसको याद रखने का ये एक तरीका है कि मोहनजोदड़ो जो है हमारा मोहन राजा है, उसके पास पक्की ईंट वाला घर है, उसके पास ग्रेट बाथ है, उसके पास ग्रेट ग्रैनरी है, ठीक है। और बनर्जी उसके मुंशी हैं। तो ये कहानी थी मोहनजोदड़ो की। और मोहनजोदड़ो की बस्ती वाली बात हो गई कि छोटा और ऊंचा, और जो है दूसरा पार्ट वो बड़ा लेकिन नीचा है। और फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं जो किए थे। बिगनिंग में हमने पोट्री, एग्रीकल्चर, पेस्टोरलिज्म, सेटलमेंट जो थे, भंग थे, ऑलरेडी बता दिया गया था। ब्रेक बिटवीन द अर्ली हड़प्पन एंड द हड़प्पन सिविलाइजेशन, जो फाइंडिंग्स थी उसकी लिस्टिंग ये देखिए कितने सारे ऐड किए हैं। फाइंडिंग में सबसे पहला वीट लिख दिया गया है, बार्ली, देन लेंटिल, चिकपी, शिशिम और मिलेट्स। ये सभी देखिए मोटे अनाज ही वाले लगभग है, मोटा मोटा मतलब खाद्यान्ने वाली चीजें हैं और चावल नहीं है इसमें। वीट, बार्ली, लेंटिल, चिकपी, सेशम, मिलेट्स जो कि साइड गुजरात के साइड से मिला है। हमारा गुजरात के साइड से वीट, बार्ली, लेंटिल, चिकपी, सेशम और मिलेट्स मिले हैं। और कैटल, शीप, गोट, बफेलो ये हड़प्पन साइड से मिले हैं। ओल्ड एनसीईआरटी में भी बताया गया था कि हम्ड बुल्स मिले हुए हैं, जिन और ये सब का डोमेस्टिकेशन होता था, मतलब पशुपालन पशुपालन किया जाता था। डॉग्स वर रिगार्डेड एज पेट, कुत्तों को पालतू जानवर मानते थे और उनको रिगार्ड किया जाता था। बिल्ली भी मिलते हैं
बिल्ली भी मिली है हमारी, और चूहा बिल्ली के पंजे के निशान भी मिले हैं। गधा, ऊंट ये भी थे। साथ ही evidence of the horse comes from a superficial level of the Mohenjo-daro and from a doubtful terracotta figurine in Lothal। अब इसका हिंदी देख ले रहे हैं कि घोड़े के जो रिमेन्स हैं, एविडेंस है, आ, आ, साक्ष्य हैं हमारे मोहनजोदड़ो से और लोथल दोनों जगह से डाउटफुल मैनर में मिला है। एक जो साक्ष्य कैसा मिला है, लोहे के साक्ष्य के बारे में बात कर रहे थे, तो लोहे के साक्ष्य हमको उत्तर हड़प्पा आते आते एकदम अंत में आके मिलते हैं, लेकिन वो साक्ष्य टुकड़ों में मिले हुए हैं, टुकड़े छोटे छोटे चीज़ों में मिले हैं, लेकिन ऐसा एक कोई टूल नहीं मिला या लोहे का वस्तु नहीं मिला जिससे कहे कि लोहे का वो यूज़ किया करते थे। हड़प्पा की दुर्दशा देखते हैं कि हड़प्पा की दुर्दशा। हालांकि हड़प्पा सबसे पहले खोजा गया स्थल था, इसे ईंट चुराने वालों ने बुरी तरह से नष्ट कर दिया था। ईंट चुराने वालों ने बुरी तरीके से नष्ट कर दिया था, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, तरह से नष्ट कर दिया था। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले जर्नल अलेक्जेंडर कनिंगम, जिन्हें सामान्यतः भारतीय पुरातत्व का जनक भी कहा जाता है, लिखा है कि प्राचीन स्थल से लाई गई ईंटों की मात्रा लगभग 100 मील लंबी लाहौर लाहौर मुल्तान के बीच से रेल पटरी के लिए ईंट बिछाने के लिए पर्याप्त थी। इस प्रकार इस स्थल की कई प्राचीन संरचनाएं नष्ट कर दी गईं। ये पूछा गया था सवाल यहाँ से, इसीलिए इसको मार्क किया है। और दुर्ग और निचला शहर नाम दिया गया था। जो बात कर रहे थे मोहनजोदड़ो की बात हो गई थी, उसके बाद यहाँ साक्ष्य बता दिए गए थे। साक्ष्य के बाद सोना वाली कहानी, लोहे की कहानी, और लोहे की कहानी हो गई, घोड़े की कहानी हो गई। फिर यहाँ पे मोहनजोदड़ो में जो सिटाडल होता है, दुर्ग दुर्ग की बात किए थे। क्रमशः दुर्ग और निचला शहर नाम दिया गया है उनको, सिटाडल और लोअर टाउन। तो जो सिटाडल था वो छोटा था और निचला शहर वाला बड़ा था, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। दुर्ग की ऊंचाई का कारण यह था कि यहाँ की संरचनाएं कच्ची मिट्टी कच्चे ईंटों के चबूतरे पर बनी थी और दुर्ग को दीवार से घेरा गया था, जिसका अर्थ है कि इसे निचले शहर से अलग किया गया था। निचला शहर भी दीवार से घेरा गया था। इसके अतिरिक्त कई भवनों को ऊंचे चबूतरों पर बनाया गया था जो नींव का कार्य करते थे। अनुमान लगाया गया है कि एक श्रमिक प्रतिदिन एक घनी मीटर मिट्टी ढोता था, अर्थात बहुत बड़े पैमाने में श्रम की आवश्यकता पड़ी होगी। नियोजन के अन्य लक्षणों को देख ले रहे हैं, क्या से नियोजन किया गया था। तो नियोजन के अन्य लक्षणों के में ईंटें शामिल हैं, जो भले ही धूप से सुखा करके, ईंटें कैसी शामिल है, धूप से सुखाई हुई ईंटें शामिल है, और भट्टी में पका कर बनाई गई हैं, एक निश्चित अनुपात की होती है। निश्चित अनुपात, क्या निश्चित अनुपात है यहाँ पे ईंटों का, और लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः 4 गुनी 2 गुनी होती थी। इसे इस प्रकार की ईंटें सभी हड़प्पा बस्तियों में प्रयोग की गई थी। तो पक्की ईंटें मिला करती थी क्या? तो हाँ, पक्की ईंटें मिला करती थी। कच्ची धूप में सुखाई हुई मिट्टी से भी बने हुए भी हमें मिले ईंट, और भट्टी में पका कर भी बनाई गई है, और ये निश्चित अनुपात के होते थे। चौड़ाई ऊंचाई 4 गुनी और 2 गुनी होती थी। चौड़ाई ऊंचाई लंबाई की बात हो गई। फिर नालों का निर्माण देखेंगे। नालों का निर्माण जो है अनूठी विशिष्टताओं विशिष्टताओं में से एक ध्यानपूर्वक नियोजित
जल विकास प्रणाली थी और सड़कों तथा गलियों को लगभग एक ग्रिड पद्धति में बनाया गया था। एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। समकोण पर काटती, नालियाँ क्या एक दूसरे को समकोण पर काटती थी? ये सवाल भी बना हुआ है। पहले नालियों के साथ गलियों को बनाया गया था, उन पर अलग-अलग आवास का निर्माण किया गया था। और फिर दुर्ग की बात हो रही है, तो हालाँकि अधिकांश हड़प्पा बस्तियों में एक छोटा, ऊँचा, पश्चिमी तथा एक बड़ा लेकिन निचला पूर्वी भाग है, पर इस नियोजन में विविधताएँ भी हैं। धोलावीरा तथा लोथल गुजरात जैसे स्थलों पर पूरी बस्ती किलेबंद थी तथा शहर के कई हिस्से भी दीवार से घेर कर अलग किए गए थे। और वहीं पे लोथल की बात की जाए, लोथल में दूर दीवार से घिरा तो नहीं था, लोथल में दुर्ग दीवार से घिरा तो नहीं था, पर कुछ ऊंचाई पर बनाया गया था। गृह स्थापत्य, मोहनजोदड़ो का निचला शहर आवासीय भवनों के उदाहरण प्रस्तुत करता है और इनमें से कई एक आंगन पर केंद्रित है जिसके चारों कमरे बने थे। संभवतः आंगन खाना पकाने कताई करने जैसी गतिविधियों के केंद्र था। आंगन क्या काम करता था? आंगन खाना पकाने, कताई करने के काम पे ये सारा काम होता रहता था आंगन में, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। और यहाँ का एक अन्य रोचक पहलू यह है कि लोगों द्वारा अपनी एकांतता को दिया जाने वाला महत्व था। देखिए वहाँ भी प्राइवेसी इंपॉर्टेंट थी। भूमि तल पर बनी दीवारों में खिड़कियाँ नहीं हैं। भूमि तल पर बनी दीवार, जो भूमि तल है ना नीचे, वहाँ पे खिड़कियाँ नहीं थी। इसके अतिरिक्त मुख्य द्वार से आंतरिक भाग अथवा आंगन का सीधा अवलोकन नहीं होता था कि तुम सीधे गेट से झाँके और आपको आंगन दिख गया, ऐसा बिल्कुल नहीं बनाते थे। और खिड़कियाँ भी ऊंचाई में ही बनाते थे। भूमि तल पर बनी दीवारों पर खिड़कियाँ नहीं रहती थी। हमारे घर घर होती है। कई हर घर, जैसे लिखा है कि हर घर का ईंटों के फर्श से बना अपना एक स्नानागार था जिसकी नालियाँ दीवार के माध्यम से सड़क की नालियों से जुड़ी होती थीं। और कुछ घरों में दूसरे तल या छत पर जाने हेतु बनाई गई सीढ़ियों के अवशेष मिलते, सीढ़ी भी थी। कई अवशेषों में कुएं थे जो अधिकांशतः एक ऐसे कक्ष में बनाए गए थे जिसमें बाहर से आया जा सकता था और जिनका प्रयोग संभवतः राहगीरों, तो कुएं बनाए गए थे। कुआं एक ऐसे कक्ष में बनाया जाता था कि राहगीर मतलब चलते फिरते लोग आ जाते थे और वहां से जाया आया जाया करते थे। विद्वानों के अनुमान है कि लोगों ने लगभग मोहनजोदड़ो में कुओं की कुल संख्या लगभग 700 थी। तो ये कुआं की संख्या याद रखिएगा, 700 थी, लगभग 700 थी, अप्रॉक्स 700 थी। अर्नेस्ट मेके, ये किताब का नाम देख लीजिए, इंडस अर्ली इंडस सिविलाइजेशन। अर्नेस्ट मेके, अर्ली इंडस सिविलाइजेशन। सवाल आया था इस बार, डीडी कौशाम्बी का नाम पूछा था, उनकी किताब का नाम पूछा था। और आ, हमारे एल्बशम का पूछा था, ऐसे करके किताबों के नाम पूछ लिया था उसने। तो यहीं से कहीं से उठाया था। एक दिन क्या करेंगे, एनसीईआरटी का हम एनसीईआरटी घटना चक्र लूसेंट लेंगे और पीवाईक्यूज जो अभी रिसेंट जो पेपर हुए हैं कहाँ से आए थे उसको डिकोड करेंगे पूरा। 2024 का जो यूपीपीसीएस हुआ है उसके पेपर का भी सोर्स हम लोग डिकोड कर लेंगे एक वीडियो में, कहाँ से आया है। बाकी आए दोनों जितने हिस्ट्री के सवाल थे, 5-6 छोड़ करके, नहीं तो 20 सवाल आपको एनसीईआरटी लूसेंट और घटना चक्र को मिला के मिल जाएंगे। बस एफर्ट्स की ज़रूरत है। मैंने करके ऑलरेडी रखा हुआ है उस पे काम कि कहाँ से पूछा गया था, तो उसे हम लोग कर लेंगे।
The remains of the horse reported from the Surkotda, situated on the west of Gujarat, belong to the around 2000 BC. ठीक है, ये घोड़ा वाली बात फिर से लिख ली थी इंग्लिश में कि जो घोड़े के अवशेष हैं हमें सुरकोटदा से मिले। सुरकोटदा जो कि वेस्ट ऑफ गुजरात में लोकेशन है इसकी। और ये घोड़े के अवशेष जो हैं, ऐसा बड़ा सा घोड़ा नहीं मिला है कि इसका पशुपालन किया जाता था, क्या इसका यूज किया जाता था, बस टुकड़ों में उनका कुछ कुछ मिल गया है कंटेंट। तो इट इज क्लियर दैट दिस एनिमल वॉज नॉट इन रेगुलर यूज इन हड़प्पन्स टाइम। हड़प्पन्स टाइम में इसका रेगुलर यूज नहीं करते थे। और एलिफेंट हमारा रेगुलर यूज किया जाता था, राइनोसेरस रेगुलर यूज किया जाता था, ये मिलता है। और घोड़ा का अवेयरनेस तो था लेकिन डोमेस्टिकेशन नहीं था, लाइक आयरन कहानी है इसकी। मेसोपोटामियन मेसोपोटामिया सुमेरियन सेम फूड ग्रेन्स डोमेस्टिकेशन करते थे, बस सही बिल्कुल जैसा अनाज हड़प्पन सभ्यता के लोग करते थे, वैसे ही मेसोपोटामिया सुमेरियन के लोग करते थे। और पशुपालन भी सेम एनिमल का देखने को मिलता है। बट लेकिन द हड़प्पन पीपल इन गुजरात प्रोड्यूस्ड, क्या प्रोड्यूस करते थे गुजरात में, राइस और डोमेस्टिकेटेड एलिफेंट, जो कि पशु को, हाथी को ऐसा डोमेस्टिक पालतू जानवर वो लोग मान के पालते थे, डोमेस्टिकेट करते थे। और चावल के साक्ष्य मिले में तो चावल प्रोड्यूस करते थे, जो कि हमें मेसोपोटामिया की सिटीज़ में नहीं मिलता है। मेसोपोटामिया के लोग ना चावल का काम करते थे, ना ही एलिफेंट्स को पालतू मान के उनको पालते थे या डोमेस्टिकेट करते थे। और ये दुर्ग पर हम बात कर ले रहे हैं फिर से। दुर्ग पर हमें ऐसी संरचनाओं के साक्ष्य मिलते हैं जिनका प्रयोग संभवतः विशिष्ट सार्वजनिक प्रयोजन के लिए किया जाता रहा होगा। एक माल गोदाम जो कि ग्रैनरी है, मोहनजोदड़ो की पूरी कहानी आई है। विशाल संरचना है जिसके ईंटों से बने केवल निचले हिस्से शेष है, जबकि ऊपरी हिस्से जो संभवतः लकड़ी के बने थे बहुत पहले ही नष्ट हो गए थे। कुछ चीज़ें नष्ट हो गई होंगी क्योंकि पेरिशेबल रही होंगी। और विशाल स्नानागार, ग्रेट बाथ, एक आयताकार जलाशय जो चारों ओर से एक गलियारे से घिरा हुआ था। किससे घिरा हुआ था? गलियारा। चारों ओर गलियारा है, गलियारा के बीच में बाथ है। तो मोहन जी यहाँ नहाते रहे होंगे, फिर और क्या बोला जाए। हमारी जो स्टोरी है कि मोहन बनर्जी वाली, ग्रेट बाथ, ग्रेट ग्रैंडरी, बोट, पक्की मिट्टी, पक्की ईंट वाला पक्का घर, ये सारी विशेषताएं रही हैं, वही कहानी है ये। हम अब रीडिंग कर रहे हैं एनसीईआरटी से। और जलाशय के तल तक जाने के लिए रहा होगा। इसके लिए उत्तरी और दक्षिणी भाग में 2 सीढ़ियाँ बनाई गई हैं। जलाशय तक नीचे तक जाने के लिए 2 सीढ़ियाँ बनाई गई हैं, एक उत्तर से और एक दक्षिण से। और इसमें इसके 3 कक्ष, तीनों ओर कक्ष हुआ करते थे, 3 और कक्ष भी बना दिए गए। ठीक, ग्रेट बाथ की कहानी चल रही है। ग्रेट बाथ में तीनों ओर कक्ष बना दिए गए, उत्तर और दक्षिण से एंट्री मार सकते थे, सीढ़ियाँ बनाई गई थीं। इसमें 8 स्नान घर बनाए गए थे। एक अपेक्षाकृत छोटी संरचना थी जिसमें 8 स्नान घर बनाए गए थे। एक गलियारा एक गलियारे के दोनों ओर 4-4 स्नानागार बनाए गए थे। स्नानागार इतनी की संख्या बहुत सारी है। इस संरचना का अनोखापन तथा दुर्ग क्षेत्र में कई विशिष्ट संरचनाओं के साथ इनके मिलने से इस बात का स्पष्ट संकेत मिलता है कि इसका प्रयोग विशेष अनुष्ठानिक स्नान के लिए किया जाता था, मतलब रिलीजियस पर्पस के लिए किया जाता था, इसकी बात बताता है ये। तो ये ग्रेट
बात ही कहानी थी मोहनजोदड़ो में जो है, मोहनजोदड़ो की कहानी हमने पढ़ ही ली थी। और ये सीसा उस अब सीसा आ जाएगा। सीसा कहानी है, सीसा कहाँ पे कैसे मिले हैं। जो कि ये तांबे का सीसा दर्पण रहा है, तांबे का दर्पण। तो एक पुरुष की खोपड़ी के समीप शंख के 3 छल्लों जैस्पर एक प्रकार का उपरत्न है। मन के मतलब बीड्स, सैकड़ों की मृतकों के तांबे के दर्पण दर्पण तांबे का दर्पण ये है, यही है ऊपर देखिए, के साथ दफनाया गया था। उसको दफनाया जो गया था, जैस्पर जैसे हमारा था, उसके शिव समीप शंख के, जो कि शंख था जैस्पर का बना था, और ये दर्पण के साथ उसे दफनाया गया था। परंतु कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासियों का मृतकों के साथ बहुमूल्य वस्तुओं दफनाने में विश्वास नहीं था। सोना चांदी नहीं डालते थे, ऐसे ही उल्टा सीधा सामान थोड़ा बहुत लो, तुम जाओ दूसरी दुनिया में यूज कर लेना, जो उनकी यूज का नहीं रहे। विलासिता की वस्तुओं की खोज, ये फाइन से बना एक पात्र है। ये देखिए, हम शेल खड़ी स्टेटाइट पढ़े थे ऊपर, अभी यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है फाइन्स क्या रहा है, फाइन्स क्या है। ये यहाँ पे ये टर्म लिखा है, ये है क्या। घिसी हुई रेत अथवा बालू तथा रंग और चिपचिपे पदार्थ के मिश्रण को पकाकर बनाया गया एक पदार्थ के छोटे पात्र संभवतः कीमती माने जाते थे, क्योंकि बनाना कठिन था। फाइन से बना एक पात्र, ये पात्र बहुत कॉस्टली रहा होगा, ऐसा बताया जा रहा है। घिसी हुई रेत, रेत घिसी हुई होगी, अथवा बालू लेंगे और रंग लेंगे, साथ में चिपचिपे पदार्थ के मिश्रण को पकाकर बनाया गया ये पदार्थ जो है, इसे फाइन्स नाम दिया गया और इससे पात्र बनाए जाते थे जो कि कॉस्टली रहते हैं। महंगे पदार्थों से बनी दुर्लभ वस्तुएं सामान्यतः मोहनजोदड़ो, हड़प्पा जैसी बड़ी बस्तियों में केंद्रित है। छोटी बस्तियों में ये विरले ही मिलती हैं। उदाहरण के लिए फाइन से बने लघु पात्र जो संभवतः सुगंधित द्रव्यों के पात्र के रूप में प्रयुक्त होते थे। अच्छा देखिए, परफ्यूम की बात कर रहा है। परफ्यूम भी हमारी परफ्यूम भी कौन लगाएगा, मोहनजोदड़ो लगाएंगे। मोहनजोदड़ो जो थे सूती कपड़ा भी पहना करते थे, ये वाली बात तो बताई नहीं, भूल गई थी। सुगंधित द्रव्य मतलब इत्र का इस्तेमाल करते रहे होंगे, तभी सुगंधित द्रव्यों के पात्रों का इस्तेमाल फाइन्स जो है पात्र में रखते थे। फाइन से बने हुए पात्र में सुगंधित द्रव्यों को रखा जाता था। और मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से मिले हैं ये, और कालीबंगन जैसी छोटी बस्तियों से बिल्कुल नहीं मिले हैं। और सोना भी दुर्लभ तथा संभवतः आज की तरह कीमती था। हड़प्पा स्थलों में मिली सभी स्वर्णाभूषण संचयों से प्राप्त हुई हैं। शिल्प शिल्प उत्पादन के विषय में जानकारी। अब आ गए हमारे चनुगुदड़ो। चनुगुदड़ो स्थल जो है, इसकी बारे में बात होगी। तो चनुगुदड़ो को चिन्हित कीजिए। मोहनजोदड़ो को 125 की तुलना में एक बहुत छोटी 7 हेक्टेयर बस्ती है। मतलब चनुगुदड़ो की मोहनजोदड़ो से कंपैरिजन किया गया है। 7 हेक्टेयर बस्ती, एरिया जो है इसकी 7 हेक्टेयर बस्ती है, जो लगभग पूरी तरह से शिल्प उत्पादन बीड्स संलग्न थी। शिल्प कार्यों में मनके बनाना, शंख का कटाई करना, धातु कर्म, मुहर निर्माण करना तथा बाट बनाना सम्मिलित थे। दो देखिए, ये पता चल रहा है कि फैक्ट्री कितनी अच्छी थी वहां पे।
जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की बात करते हैं कि इंडस्ट्री हमने दी, हमने वो सब करके छोड़ दिया और हमारा जितना भी ये फैक्ट्री वर्क था, वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली था। बीट्स की फैक्ट्री है, ऑर्नामेंटल फैक्ट्री है और हम रिसाइकल भी कर देते थे उस प्रोडक्ट का वहीं पे। बहुत कम ही चीज़ें हम वेस्ट में रखते थे। हम लोग वेस्ट चीज़ों से भी बेस्ट बनाने की कोशिश करते थे। आगे ये लाइन लिखी हुई है कि रिसाइकल करना में हम लोग कॉन्शियस थे, एनवायरनमेंट फ्रेंडली थे, साथ में हम फैक्ट्री अर्बनाइजेशन पहले सबसे लेकर आए। तो इंडिया को प्राउड करना चाहिए, इंडिया के लोगों को प्राइड करना चाहिए, जो ये वेस्टर्न कॉन्सेप्ट चले हैं उनको हमको हमेशा से आर्गुमेंट दे करके रोकना होगा कि ये आप गलत बता रहे हैं। मनकों के निर्माण में प्रयुक्त पदार्थों की विविधता लिखनी है। कार्लिनियल कार्निलियन सुंदर लाल रंग का यह प्रयुक्त पदार्थ की बात कर रहे हैं हम। सुंदर लाल रंग का जेस्पर, स्फटिक, क्वार्ट्ज तथा सेल खड़ी जैसे पत्थर, तांबा, कांसा, सोने जैसी धातुएं तथा शंख 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 भी मिला है। शंख को दफनाया गया था ना, जो कि शंख फाइंस एक मिश्रण था, उससे उसमें इत्र रखते थे मोहनजोदड़ो, पक्की ईंट, मिट्टी, सभी का प्रयोग मनके बनाने में होते थे। इनका भी अब पूरा यूज मनके क्या होता है, बीड्स, ये बीड्स बनाए, डिजाइन बीड्स बनाते थे, उसको पहनने के लिए यूज करती थी चनहुदड़ी हीरोइन। ये सारे जितना भी पदार्थ लिखे हैं वो सारे पदार्थों का इस्तेमाल बीड्स बनाने में किया जाता था। और ये बीड्स की शेप वगैरह के बारे में भी लिख दिया है। कुछ मन के 2 या उससे अधिक पत्थरों को आपस में जोड़कर बनाए जाते थे। कुछ सोने के टोप वाले पत्थर के होते थे। इनके कई आकार होते थे, चक्राकार, बेलनाकार, गोलाकार, ढोलाकार, खंडित, मतलब खंडित रुक-रुक के बनाते रहे होंगे। तो ये देखिए, ये है जो दादी लोग आज पहनी रहती हैं। तुलसी माला, वैसे ही तुलसी माला के जैसे दिख रही है, लेकिन बना ये बीड्स का है। औजार भी ये हैं। औजार भी किस किस औजार से बनाते थे वो भी दिखा दिया है यहाँ पे। सेल खड़ी जो एक बहुत मुलायम पत्थर है। सबसे पहले भी मेंशन था सेल खड़ी, फिर से सेल खड़ी आ गया, ठीक है। आसानी से कार्य हो जाता था। कुछ मनके सेल खड़ी चूर्ण के लेप को सांचे में ढालकर तैयार किए जाते थे। इससे ठोस पत्थरों से बनने वाले केवल ज्यामितीय आकारों के विपरीत कई विविध आकारों के मनके बनाए जा सकते थे। जिस मन का चाहो तुम बना लो अपना बीट। सेलखड़ी के सूक्ष्म मनके कैसे बनाए जाते थे, यह प्रश्न प्राचीन तकनीकों का अध्ययन करने वाले पुरातत्वविदों के लिए एक पहेली बना हुआ है। देखिए, यहाँ से पता चलता है कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट थी। अभी भी हम पता नहीं लगा पाए क्या टेक्नोलॉजी का वो यूज़ करके वो बनाया करते थे। प्राचीन तकनीकों का अध्ययन अभी भी चल रहा है और ये पहेली बनी हुई है, इतने सूक्ष्म बीट्स कैसे वो बना लेते थे। सेल खड़ी के सूक्ष्म बीट्स बनाते कैसे थे, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट थी हमारे अंदर। देखिए, कई चीज़ें ऐसे, ये सारा कुछ हम लोग कल्चरल लिंक करेंगे जब मेंस का आंसर लिखते हैं ना, तो उसमें एनवायरमेंटल कॉन्शियसनेस की बात बता देंगे, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की बताएंगे, फैक्ट्री के बारे में बताएंगे, तो पूरा कुछ कल्चर में चला जाता है। और ये बातें बहुत कम ही ध्यान दे पाते हैं सभी। तो इसलिए, और एग्ज़ाम्पल वो भी लिख सकते हैं हम कि सेल खड़ी के सूक्ष्म मनके कैसे बनाए जाते थे। ये आज भी पहेली बना हुआ है और ये पहेली बने रहने के कारण ये कि उनका टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बहुत ज़्यादा रहा होगा, ऐसा दिमाग लगाना है। चन्हुद्रो लोथल हाल ही में धोलावीरा से छेद करने के विशेष उपकरण मिले हैं। छेद करने के विशेष उपकरण मिले हैं। यदि आप मानचित्र 1
में नागेश्वर बालाकोट को चिन्हित करें तो आप पाएंगे दोनों बस्तियां समुद्र तट के समीप स्थित है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी में और यूपीपीसीएस में भी आया हुआ है नागेश्वर के बारे में कि समुद्र तट पे कौन कौन से स्थल, एक लोकेशन उनका पूछ लिया था है, तो कहाँ पे हैं समुद्र तट पे, कौन कौन से स्थल एग्जिस्ट करते हैं। तो नागेश्वर है, बालाकोट को देखेंगे तब बता पाएंगे, नागेश्वर तो है और बालाकोट भी है, क्योंकि अभी हमने पढ़ लिया ना, नागेश्वर तथा बालाकोट को चिन्हित करें तो पाएंगे आप ये दोनों बस्तियां समुद्र तट के समीप स्थित हैं। तो स्थिति इनकी पूछी जाती है। ये शंख से बनी वस्तुओं जिनमें चूड़ियां, करचियां तथा पाचीकारी वस्तुएं सम्मिलित हैं, निर्माण के विशिष्ट क्रेन थे जहां से और ये लाइन हम याद कर लेंगे। नागेश्वर बालाकोट में दोनों बस्तियां समुद्र तट के समीप स्थित हैं। ये शंख से बनी वस्तुएं जिनमें चूड़ियां, करचियां, पाचीकारी की वस्तुएं सम्मिलित हैं और वस्तुएं जो सम्मिलित है, विशिष्ट क्रेन था ये पूरा। यह माल दूसरी बस्तियों तक ले जाने के लिए था। इसी प्रकार यह भी संभव है चनहूदड़ो लोथल के तैयार माल मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे बड़े शहरों तक लाया जाता था। तो मतलब ट्रांसपोर्टेशन भी था, कनेक्टिविटी थी तभी ट्रांसपोर्टेशन होगा। तो ये सब कुछ डेवलपमेंट का बताता है कि इतना ज़्यादा अर्बनाइजेशन था उस समय। ऐसे ही नहीं कह दिया गया कि अर्बनाइज्ड है ये। उत्पादन केंद्रों की पहचान। शिल्प उत्पादन के केंद्रों की पहचान के लिए पुरातात्विक सामान्यता निम्नलिखित को ढूंढते हैं। तो प्रस्तर पिंड, पूरे शंख, तांबा, अयस्क जैसे कच्चा माल, औजार, अपूर्ण वस्तुएं, त्याग दिया गया माल, कूड़ा करकट, ये पता चलता है, ढूंढने में मिलता है। ठीक है, शिल्प उत्पादन के केंद्रों की पहचान क्या क्या कैसे की गई है। यहाँ पे फैक्ट्री रही होगी, यहाँ पे है कुछ ना कुछ कार्य किया जा रहा होगा, मैन्युफैक्चरिंग की जा रही होगी, शिल्प उत्पादन किया जा रहा होगा। तो ये सब कुछ पढ़ने तांबा ऐसक जैसे कच्चा माल, ये सब मिलना अवशेष था। और ये मृद मूर्ति है, ये देखिए। और सिंधु सभ्यता का प्रमुख उद्योग वस्त्र उद्योग था। फिर उद्योग की बात आ गई, देखिए हमारे टेक्सटाइल फैक्ट्री भी मिली हुई है। कपास का सबसे पहले हम लोग बताते हैं कि यहाँ से सिंधु सभ्यता से गया, हर जगह हम लोग इसका खेती किया करते थे। सिंधु सभ्यता से ही शुरुआत हो गई थी। और मोहनजोदड़ो से तांबे के दो उपकरणों से लिपटा हुआ एक सूती धागा एवं कपड़ा प्राप्त हुआ है। लोथल चिन्हुद्रो में मनके बनाने का कार्य होता था, ये लिखा हुआ है। लोथल तथा बालाकोट शीप उद्योग के लिए भी प्रसिद्ध था। तो अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करेंगे हम, कभी निबंध लिखना हो गया या क्वेश्चन पूछ लिया, अपने इंडिया पे प्राउड कराने की बात करा लिया, तो बता देंगे शीप इंडस्ट्री जो है हमारी, वस्त्र उद्योग इंडस्ट्री हो गई, और मनके की इंडस्ट्री हो गई। तो ये बताते हुए बता देंगे कि हमारे यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत बढ़िया था। और प्रमुख धातु एवं प्राप्ति स्थल, तो तांबा जो है खेतड़ी राजस्थान से, बलूचिस्तान ओमान, और लाजवर्द ये बदख्शां अफगानिस्तान। ये लापिस लजूली की बात चल रही है जो कि अफगानिस्तान बदख्शां। और टिन ईरान अफगानिस्तान। चांदी राजस्थान की जावर और एवं अजमेर खानों से अफगानिस्तान एवं ईरान से है। चांदी राजस्थान की जावर अजमेर खानों से है और अफगानिस्तान ईरान से भी। चांदी 3 जगह से है, राजस्थान, अफगानिस्तान, ईरान। और टिन ईरान अफगानिस्तान। और
लैपिस lazuli अफ़गानिस्तान। शीशा, शीशा की बात करेंगे तो फिर से ईरान, अफ़गानिस्तान, अजमेर आ गया। तो अफ़गानिस्तान हर जगह कॉमन आ रहा है। ईरान टिन चांदी में कॉमन आया, शीशा में भी कॉमन आया। शीशा लेड होता है। शिलाजीत हिमालय, शिलाजीत हिमालय हो गया। गोमेद गुजरात, सोना दक्षिण भारत से, कर्नाटक से ज़्यादा था। ये याद रखना है पूरा लिस्टिंग। माल प्राप्त करने संबंधित नीतियाँ रही होंगी। कुछ नीति बना के ही तो सामान मंगाया जाता रहा होगा, ऐसे थोड़ी माल आ जाएगा। सिंधु तथा इसकी उपनदियों के बगल में बने नदी मार्गों तथा साथ तटीय मार्गों का भी प्रयोग किया जाता रहा होगा। बैलगाड़ी के मिट्टी से बने खिलौने के प्रतिरूप संकेत मिलते हैं। ये बैलगाड़ी के मिट्टी से बने खिलौने के प्रतिरूप संकेत करते हैं कि यह स्थल मार्गों द्वारा परिवहन के एक महत्वपूर्ण साधन था। ओके। और मिट्टी स्थानीय स्तर पर उपलब्ध थे। कुछ अन्य जैसे पत्थर, लकड़ी, धातु, जल ओढ़क मैदान से बाहर क्षेत्रों में मंगाने पड़ते थे। तो कच्चा माल का प्रयोग, शिल्प उत्पादन के लिए कच्चा माल कहाँ से आता रहा होगा? तो कोई फैक्ट्री जब लगाई जाती है, उसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए रहता होगा। तो रॉ मटेरियल कहाँ से कैसे मंगाया जाता था? तो उसके लिए भी आज, जैसे आज ज़रूरत है ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो पहले भी रही होगी। तो उसी की पूरी बात की गई है यहाँ पे। और कांसे के बर्तन, ये है। ओहो। उपमहाद्वीप की बात करेंगे अब। उपमहाद्वीप, उसके आगे से आने वाले माल। हड़प्पावासी शिल्प उत्पादन हेतु प्राप्त करने के लिए कई तरीके अपनाते थे। उदाहरण के लिए उन्होंने नागेश्वर बालाकोट में, जहाँ शंख आसानी से उपलब्ध था, बस्तियां स्थापित की थी। और ऐसा ही कुछ अन्य पूरा स्थल है। सुदूर अफगानिस्तान और शोर्तुगई, जो अत्यंत कीमती माने जाते थे, वाले नीले रंग पत्थर लैपिस लजूली मणि, जो लाजवर्द लिखा है यहाँ पे, लाजवर्द मणि के सबसे अच्छे स्रोत के निकट स्थित था। कौन सा जगह? शोर्तुगई। ये लाइन सारी इंपॉर्टेंट लाइन है। ये सारे पीवाईक्यू आए हुए हैं पूरा। अफगानिस्तान में शोर्तुगई, जो हमारा शोर्तुगई लैपिस लजूली लाजवर्द मणि के लिए, नागेश्वर बालाकोट शंख के लिए, और लोथल लोथल की बात करेंगे। लोथल जो कार्नियल गुजरात में बाड़ौच, शेलखड़ी दक्षिणी राजस्थान तथा गुजरात के समीप धातु राजस्थान के स्रोतों से निकट था। तो सबके स्रोत कहाँ कहाँ थे, यहाँ से ये पता चल गया फिर से। कच्चा माल प्राप्त करने की एक नीति थी कि, तो क्वेश्चन मेंस में बन सकता है कि नीति क्या रही थी उन लोगों की रॉ मटेरियल प्राप्त करने की। नीति थी राजस्थान के क्षेत्रीय अंचल तथा दक्षिण भारत सोने के लिए जैसे क्षेत्रों में अभियान भेजना। अभियान भेजना, अब ये क्या होता है? इन अभियानों के माध्यम से स्थानीय समुदायों के साथ संपर्क स्थापित किया जाता था। देखिए, कम्युनिकेशन, बेस्ट कम्युनिकेशन यहाँ से देखा जाता था। कम्युनिकेशन स्थापित किया जाता था पहले भी। इन इलाकों में यदा कदा मिलने वाली हड़प्पाई पुरावस्तुएं ऐसे संपर्कों की संकेतक हैं। क्षेत्रीय क्षेत्र में मिले साक्ष्यों को पुरातत्वविदों ने गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति नाम दिया। तो क्षेत्रीय क्षेत्र के एरिया में जो साक्ष्य मिले हैं, उस क्या कहा गया उस संस्कृति को? गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति। तो ये लाइन याद रखनी है। स्टेटमेंट आया हुआ है तभी ये हाईलाइटेड है। संस्कृति के विशिष्ट मृदभांड हड़प्पाई मृदभांडों से भिन्न थे तथा यह तांबे की वस्तुओं की असाधारण संपदा मिली हुई है। तांबा बहुत इस्तेमाल करते थे लोग। ऐसा संभव है कि इस क्षेत्र के निवासी हड़प्पा सभ्यता के लोगों को तांबा भेजते थे।
ले लो तांबा, तांबा ले लो, तांबा ले लो, तांबा की बात होगी। और फिर ये आ जाएगा हमारा हड़प्पा सभ्यता तथा पश्चिम एशिया जो है पूरा ये बना हुआ है। यहाँ पे लोथल है, यहाँ पे मेलुहा है। लोथल, मेलुहा, हड़प्पा, सुत्का गेंदोर, रसाल जनेज, मगान, दिलमुन, मेसोपोटामिया, शहर शोकता, तुरान, ये सारे नाम है। अल्तिनडेपे, तो इनका ये लिखा हुआ है कैसे है। तांबा संभवतः अरब प्रायद्वीप के दक्षिण पश्चिमी छोर पर स्थित ओमान से भी लाया जाता था। तांबा ओमान से भी लाया जाता था। रासायनिक विश्लेषण दर्शाते हैं कि ओमानी तांबे तथा हड़प्पाई वस्तुएं, ये जो लिखा है ओमानी तांबा तथा हड़प्पाई पुरा वस्तुएं दोनों में निकल के अंश की कहानी है। निकल के अंश की कहानी मिलती है और संपर्क के और भी संकेत मिलते हैं। एक विशिष्ट प्रकार का पात्र अर्थात एक बड़ा हड़प्पाई मर्तबान जिसके ऊपर काली मिट्टी की एक मोटी परत चढ़ाई गई थी, ओमानी स्थलों से मिली है। ऐसी मोटी परतें तरल पदार्थों के रिसाव को रोक देती हैं। मतलब लिक्विड अगर कुछ है जैसे चाय ओए है हमारी, उसको रोक देंगी, उनका रिसाव नहीं करने देंगी। तो ये काली मिट्टी की एक मोटी परत बना दी जाती थी हड़प्पाई मर्तबान में, जिसके ऊपर काली मिट्टी, ऐसी मिट्टी जो है रोक देती थी। यह संभव है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग इनमें रखे सामान का ओमानी तांबे से विनिमय रखते थे। तो निकल का क्या नॉलेज था तो था, ये यहीं पे पता चल रहा है, अभी यहाँ पे लिखा हुआ है ये। तांबा सभ्यता अरब प्रायद्वीप के दक्षिणी पश्चिमी छोर पर स्थित ओमान से भी स्थित लाया जाता था। ओमानी तांबे और हड़प्पाई पुरा वस्तुओं में निकल के अंश पढ़ लिया आपने, निकल के अंश मिलते थे। और तीसरी सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व दिनांकित मेसोपोटामिया के लेखों में मगान, जो संभवतः ओमान के लिए प्रयुक्त नाम था। मगान ओमान, मगान ओमान, गान ओमान, तो मगान याद रखेंगे ओमान को कहा जाता है। ओमान के लिए प्रयुक्त नाम था। तो नामक क्षेत्र से तांबे के आगमन के संदर्भ मिलते हैं। ओमान से भी तांबा आता था, राजस्थान से भी तांबा आता था, दोनों बातें याद रखनी है। और यहाँ रोचक बात यह है कि मेसोपोटामिया के स्थलों से मिले तांबे में भी निकल का अंश मिलता है। मेसोपोटामिया के भी मिलता है और ओमान वाले में मिलता है निकल का अंश। और संकेत करने वाली पुरातात्विक खोजों में हड़प्पाई मुहरे, बाट पास तथा मनके शामिल हैं। इस संदर्भ में यह भी देखना महत्वपूर्ण है कि मेसोपोटामिया के लेख दिलमुन, दिलमुन क्या है, दिलमुन आज के संभवतः बहरीन द्वीप को कहते थे, मगान ओमान है, मेलुआ संभवतः हड़प्पाई क्षेत्र के प्रयुक्त शब्द हैं। नामक क्षेत्रों से संपर्क की जानकारी मिलती है। तो हमने ओमान को क्या पढ़ा था, ओमान क्या है, मगान है, दिलमुन क्या है, बहरीन है, मेलुहा हड़प्पा का रीजन है। यह लेख मेलुहा से प्राप्त निम्नलिखित उत्पादों के उल्लेख करता है। क्या क्या मिला है, मेलुहा से प्राप्त उत्पादों का उल्लेख करते हैं। क्या है वो लेख, लेख कार्लिनियन लैपिस लजूली जो कि लाजवर्द मणि, तांबा, सोना तथा विविध प्रकार की लकड़ियां। मेलुहा के विषय में एक मेसोपोटामिया मिथक बताता है। क्या है ये,
देखते हैं क्या लिख के आए हैं। तुम्हारा पक्षी हाजा पक्षी हो, उसकी आवाज़ राजप्रसाद में सुनाई दे। कई पुरातत्वविदों का मानना है कि हाजा पक्षी मोर था। हाजा पक्षी मोर था। क्या यह नाम उसे अपनी आवाज़ से मिला था? ऐसा संभव है कि ओमान, बहरीन, मेसोपोटामिया से संपर्क सामुद्रिक मार्ग से था। मेसोपोटामिया के लेख मेलुहा को नाविकों का देश कहते थे। इसके अतिरिक्त हम मोहरों पर जहाज़ों तथा नावों के चित्र पाते हैं। ये देखिए बना हुआ है जहाज़, यहाँ पे बना दिया था मैंने। और यह मेसोपोटामिया की एक विशिष्ट बेलनाकार मुहर है, परंतु इस पर बना कुबड़दार वृषभ का चित्र सिंधु क्षेत्र से लाया गया प्रतीत होता है। मुहरें, लिपि तथा बाँट से हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं और यहाँ से पूरा ये कंटेंट पूरा आप देखते जाइए। ये कंप्लीट करेंगे पूरा। अभी 17 पेजेस हो पाए हैं। 27 पेजेस अप्रॉक्स एनसीईआरटी में इस चैप्टर को लेके थे, तो ये कंप्लीट कर लेंगे। साथ में पीवाईक्यूज भी मैंने अटैच कर दिए थे इस पीडीएफ में, और जो घटना चक्र है उसका भी टेबल आपको याद कराया है। पीछे भी 2-3 टेबल हमें मिल जाएंगे ऐसे, और वैसे ही हमारा फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन परसों तक ख़त्म हो जाएगा, या कल कह सकते हैं। हम इंडस वैली सिविलाइजेशन को इन डिटेल किए हैं, और हमने ये भी देखा है कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, अर्बनाइजेशन में जब बातें लिखने के लिए आएंगी तो ये लिखी जा सकती हैं। फैक्ट्री के बारे में लिखा जा सकता है, ट्रांसपोर्टेशन, कनेक्टिविटी कैसे थी, ये सारी बातें हम लिख कर के अर्बनाइजेशन के बारे में बता देंगे। और लोग कम्युनिकेशन स्थापित करते थे, किसी को कुछ चाहिए रहता था, वो भी बात की गई है। और याद कराना काम था, याद कराया, मैंने सोचा याद करा लिए जाएंगे इसके थ्रू। आई होप कि आप सबको याद हुआ होगा। बाकी आप अपने कमेंट्स में लिख कर के बात बता सकते हैं, सही लगा है कि नहीं लगा है। ये देखिए हम ऐड किया हुआ है कंटेंट, यहाँ पे रिटन फॉर्म में भी कंटेंट ऐड है, और ऐसे ही हम इस लेक्चर को कवर कर देंगे 3 दिन के अंदर। ये हो जाएगा, फिर नेक्स्ट इसी तरह हम एनसीईआरटी को लेकर के आगे प्रोसीड करेंगे और ये कंप्लीट हो जाएगा। अच्छे से कर रहे हैं, और याद करने की कोशिश पूरी है मेरी, याद हो जाए सबको। याद करवाने की पूरी कोशिश रहती है कि एक ही लेक्चर में हम अच्छे से जितनी चीज़ें अभी मैंने जितना आप टाइम देंगे इस लेक्चर में, आपको पूरी बातें याद हो जाएंगी। ना किताबी तरीके से पढ़ाया है, कुछ नया करने की कोशिश की है, इसमें इनोवेटिव किया है। और इसका मैं ऑडियो नोट भी बनाया करूँगी, और उसको मैं बीच बीच में फॉरवर्ड कर दिया करूँगी ग्रुप में। इससे आप कभी भी रिवीजन कर सकते हैं, और सर इसके आपको एमसीक्यूज करा देंगे जब ये एनसीईआरटी का भाग 1 कंप्लीट हो जाएगा, या चैप्टर्स कुछ एनसीईआरटी के भाग 1 के कंप्लीट हो जाएंगे। तो ऐसे हम प्रोसीड करने वाले हैं। और बाकी आपको और कुछ चाहिए नया या कुछ बात कहना है तो आप कमेंट कर दीजिएगा प्लीज़। और थैंक यू। आज के लेक्चर यहीं पे हम रोकते हैं। कल से फिर देखा जाता है कहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं, और पढ़ते रहिए अच्छे से। बाय।